दोस्तों, चाहे प्रीलिम बूस्टर हो या डिफरेंट और क्लासेस हो, उसके अंदर आपने आई एम श्योर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी का नाम पक्का ही सुना होगा। इनका कंट्रीब्यूशन इंडियन एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा रहा है। अब कल एक बहुत ही खराब खबर हमारे सामने आई, जब हमें पता लगा कि बेसिकली कल इनकी डेथ हुई है, राइट? तो इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट में काफ़ी एक शोक की लहर है। तो थोड़ा इनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन थे इंडिया की एग्रीकल्चर को रेवोल्यूशनलाइज करने के अंदर, तो इनका कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली बहुत ही इमेंस रहा है। सिमिलरली इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पर ना हमने जस्टिस गीता मित्तल कमेटी के बारे में पढ़ा था। याद है ना, अभी कल परसों की बात है, जब मैंने बताया था कि कोर्ट के द्वारा जस्टिस गीता मित्तल कमेटी को अपॉइंट किया गया था। मतलब पहले अपॉइंट तो पहले हो गया था, पर वो काम कर रही थी। तो उन्होंने बात करी है क्या, इस कमेटी ने बात करी है कि जो डिफरेंट डिफरेंट वर्शिप प्लेसेस है, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेस्ड है, उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना होगा, वहां की जो राज्य सरकार है उनको। गेटिंग द पॉइंट? तो ये उसी कमेटी के द्वारा यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन दी गई हैं कि जब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, तो लोग अक्सर धर्म स्थलों के ऊपर इस तरह से उनको तोड़-फोड़ करते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे की सरकार जो है ना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको वो मैनेज करे। तो दोस्तों, डेट है आज की 29 सितंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। चलिए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा-सा ना मैं आपको हिस्ट्री के अंदर भी लेके चलता हूँ, ताकि थोड़ा-सा आपको ना रिकॉल हो जाए। एक्चुअल में अगर आप नोटिस करोगे ना, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि एक पर्सन की लाइफ के अंदर क्या होता है, कहीं न कहीं उसके जो भी लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो बहुत हेवीली उसको डिटरमिन करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी पता क्या थे? इंडियन पुलिस सर्विस के एज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर इन्होंने काम स्टार्ट किया था। बाद में कहीं न कहीं काफ़ी एग्रीकल्चर के अंदर इनका इंटरेस्ट था, तो इसको कंटिन्यू करते रहे, राइट? इसके साथ में अगर आपको छोटी-सी चीज़ बताऊँ, आप जानते होंगे कि सर दुनिया में ना वर्ल्ड वॉर 2 आया था। कब से कब तक? 1939 से लेकर 1945 के अंदर, राइट? उस टाइम पर इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह भी चल रहा था। अब ऐसे टाइम के ऊपर आप जानते हो कि जो सोल्जर्स वगैरह होते हैं, उनको चाहिए होता है खाना, है कि नहीं? और उस टाइम पे इंडिया में थोड़ा फ़ेमीन वगैरह भी चला, और बंगाल के अंदर हम बात करें ना, तो बंगाल के पास खाना था, पर उस टाइम के ब्रिटिशर्स ने क्या किया, खाना वहाँ के लोगों को नहीं दिया और पूरा का पूरा खाना उनके जो सोल्जर्स थे, उनको ट्रांसफ़र कर दिया। तो एक्चुअल में ना बंगाल में बहुत बड़े लेवल के ऊपर भुखमरी यहाँ पे हमें देखने को मिली वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के ऊपर। स्पेशली अगर बात करूँ 1942 से लाइक 1943 के टाइम के ऊपर, और लगभग 30 लाख लोगों की यहाँ पे हमें डेथ देखने को मिलती है, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। और इसी वजह से बंगाल फेमीन को ना मैन मेड फेमीन भी बोला जाता है, कि इसको रोका जा सकता था, पर ब्रिटिशर्स की कुछ गलतियों की वजह से, ठीक है ना, वहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेथ हमें देखने को मिली। अब ये जो इंसिडेंट था ना, ये डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी ने भी विटनेस किया। तो इन्होंने सोचा नहीं यार, एग्रीकल्चर के अंदर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ लोगों को ऐसे ही डेथ होती रहेगी इन सभी कारणों की वजह से। तो एक्चुअल में इनका ना जो इंस्पिरेशन थी, वो कहीं न कहीं वहाँ से आई है। और बाद में आप नोटिस करोगे, चाहे आज़ादी के बाद आप बात कर लो, जब हम यूएसए से इम्पोर्ट करवाते थे पीएल 480 के तहत, पब्लिक लॉ 480 के तहत, तो वहाँ से यूएसए से खाना आता था, फिर इंडिया में हम लोग अपने लोगों को खिला पाते थे। तो फूड सिक्योरिटी नहीं थी उस टाइम के ऊपर। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी ने ना फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। देखो, आप जानते होंगे नॉर्मन बोरलॉग के बारे में, ठीक है ना? जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थी, वो इनके द्वारा डेवलप करे गए, ठीक है? अलग-अलग कंट्रीज़ के अंदर। उनको कहीं न कहीं उनसे इंस्पिरेशन लेते हुए, उनके काम को इंडियन कंडीशंस के हिसाब से बनाना, वो सारा काम डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी ने ही किया। साथ ही साथ हाई यील्डिंग वैराइटीज़ ऑफ पैडी, जो राइस होता है, वो इनके द्वारा डेवलप करा गया, ताकि कहीं न कहीं हमारे जो किसान हैं ना, उनको भी यहाँ पे प्रॉपर्ली हेल्प मिल पाए। तो इस तरह से इंडिया जो फूड इनसिक्योरिटी फेस कर रहा था, आज के टाइम के ऊपर फूड सरप्लस नेशन है ना, उसके पीछे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का रोल बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। साथ में इन्होंने अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर काम किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। देखो, नाम तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, आप देखोगे ना, गवर्नमेंट के साथ भी काम किया है, ठीक है ना? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरह काम किया है। उसी तरह से इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। अलग-अलग यहाँ पे प्लानिंग कमीशन के अंदर काम किया हुआ है। तो बहुत सारे इनके यहाँ पे अलग-अलग चेयर रहे। इसके साथ में अगर आप नोटिस करो, 2004 में ना एक नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स को बनाया गया था। उसकी चेयरमैन किसको दी गई? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी को। आज के टाइम हम बोलते हैं ना कि यार, जो एमएसपी मिनिमम सेलिंग प्राइस जो होना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कह लो, वो कितना होना चाहिए? 1.5 टाइम्स C2। आप लोगों ने सुना होगा कि किसान का जितना कहीं न कहीं वो लागत लगा रहा है, उसका डेढ़ गुना मूल्यांकन उसको मिलना चाहिए। ये आप सुनते हो इस चीज़ को, ठीक है ना? एमएसपी उसको मिलना चाहिए। तो ये जो रिकमेंडेशन आई थी ना, ये डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी का जो पैनल था, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, उसी के द्वारा ये चीज़ दी गई थी।
इसके साथ में आज से ना आई थिंक 1 हफ्ता पहले की बात है, हमने वर्ल्ड फूड प्राइस के बारे में डिस्कस किया था। तो मैंने आपको बताया भी था कि सबसे पहली बार जो इस प्राइज़ किसको मिला था, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी को। बाद में एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन भी यहाँ पे चेन्नई के अंदर एस्टेब्लिश होती है। साथ में ही पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, ये सारे कुछ-कुछ बेनिफिट मतलब कुछ-कुछ इनको जो अवार्ड्स थे, ये सारे इनको यहाँ पे मिले हैं। ठीक है ना? बाकी आप और भी अवार्ड्स देख सकते हो, रमन मैग्सेसे अवार्ड हो गया, एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड हो गया, इंदिरा गांधी प्राइज़ हो गया, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड हो गया। तो इस तरह से एचके फिरोडिया बहुत सारे अवार्ड्स इनको यहाँ पे मिले हैं। पर एक्चुअल में देखो ग्रीन रेवोल्यूशन से बेनिफिट्स बहुत सारे हुए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि फूड इनसिक्योरिटी से हम एक फूड सिक्योर नेशन बन गए। बट एट द सेम टाइम ना इन्होंने ही एक बार बोला था अपनी स्पीच के अंदर ही कि इसके ना कुछ कंसर्न्स भी आएँगे। क्या कंसर्न्स आएँगे? कि अगर आप नोटिस करोगे तो आज के टाइम के ऊपर जैसे फॉर एग्जांपल हम काफ़ी जगह के ऊपर ना इतने ज़्यादा फर्टिलाइज़र, इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं, कहीं न कहीं उससे सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है, वो कहीं न कहीं खत्म होती जा रही है। एट द सेम टाइम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप पंजाब की बात कर लो, पंजाब में हम क्या कर रहे हैं कि चावल ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। उस वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है ना, नीचे से पानी निकाले जा रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर लेवल नीचे आ रहा है। इकोलॉजी को यहाँ पे नेगेटिव कुछ इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं। प्लस एट द सेम टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने ना जो अमीर किसान थे, उनको और अमीर कर दिया और गरीब को मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा गरीब कर दिया, पर इन दोनों के बीच का जो फासला था ना, वो बढ़ता जा रहा है। गेटिंग द पॉइंट? तो ये भी एक कंसर्न इन्होंने खुद ही ये चीज़ बताई थी कि ग्रीन रेवोल्यूशन से फ़ायदे बहुत हुए हैं, पर कुछ ऐसे नुकसान भी देखने को मिले हैं। तो इनका एक आइडिया था एवरग्रीन रेवोल्यूशन का। ऐसी रेवोल्यूशन हो, जो कहीं न कहीं उसका एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए और सब लोगों को साथ में आकर लेके चले। तो ये आप कहीं न कहीं ना कभी मेंस का आंसर लिखो, तो कन्क्लूजन के अंदर आप डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी को कोट कर सकते हो और उनके इस एवरग्रीन रेवोल्यूशन के आइडिया को डेफिनिटली आप बता सकते हो। आगे चलते हैं, एक डिज़ीज़ एक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैं सोच रहा था वैसे तो थोड़ी कि ये टॉपिक डिस्कस करूँ या ना करूँ, बट ठीक है डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली में हुआ क्या है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ ने डिज़ीज़ एक्स को प्रायोरिटी डिज़ीज़ की कैटेगरी में डाल दिया है। सर क्या है ये डिज़ीज़ एक्स? देखो आप समझने की कोशिश करो। एक्स का जब भी हम बात करते हैं, जैसे आप सीसैट के अंदर बोलते हो ना कि लेट समथिंग बी एक्स, लेट एज ऑफ वेबर इज़ इक्वल टू एक्स। तो एक्स क्या होता है? एक वेरिएबल होता है। हमें पता नहीं होता कि एक्स है क्या? तो यहाँ पर डिज़ीज़ एक्स का मतलब ही वही सेम चीज़ है कि एक डिज़ीज़ आने वाली है फ्यूचर के अंदर, हमें पता नहीं है वो क्या है। गेटिंग द पॉइंट? एक्चुअल में क्या है ना, समझने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब कोविड-19 पैंडेमिक आया, हम रेडी नहीं थे उसके लिए बिल्कुल भी। हमने देख लिया ना कैसे हेल्थ सिचुएशन पूरी दुनिया में काफ़ी खराब हो गई थी उस टाइम के ऊपर। तो इसी तरह से ना हम एक ऐसा बहुत सारे यहाँ पे ना बहुत सारे रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि फ्यूचर में ना एक डिज़ीज़ एक्स आ सकती है। कौन-सी डिज़ीज़ है ये? हमें नहीं पता। कैसे होगी? हमें नहीं पता। हो सकता है वायरस से हो या बैक्टीरिया से हो, पर कोई ना कोई आप नोटिस कर रहे हो कितने सारे आज के टाइम के ऊपर माइक्रोब्स हमें देखने को मिल जाते हैं, कितने सारे पैथोजेन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि डिज़ीज़ एक्स एक आनी आएगी, जो कि नॉलेज है कि एक सीरियस इंटरनेशनल एपिडेमिक होगा, एक ऐसे पैथोजेन से जो हमें हमें पता है, बट हमें ये नहीं पता कि कहीं न कहीं उससे ह्यूमन डिसीज़ेज़ होती है। तो ये सभी चीज़ें कुछ ना कुछ कंसर्न्स हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप नोटिस करोगे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1918 के अंदर स्पेनिश फ्लू हमें देखने को मिला था। उस टाइम के ऊपर ना उसने लगभग 5 करोड़ लोगों को मार दिया था। गेटिंग इट? तो आज के टाइम के ऊपर भी ना हमें ऐसा आशंका है कि एक कोई वायरस हो सकता है या फिर कोई ना कोई बैक्टीरिया हो सकता है। किसी से भी ऐसी चीज़ें आज के टाइम के ऊपर देखने को मिल सकती हैं। तो एक्चुअल में ना डिज़ीज़ एक्ट के थ्रू पता क्या कर रहे हैं? ये एक तरह से लोगों के अंदर अवेयरनेस जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस एट द सेम टाइम जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा हेल्थ लेवल के अंदर काफ़ी कम है, उसको इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट लिमिटेड है, पर पोटेंशियल पैथोजेन्स बहुत लार्ज हैं। तो कहीं न कहीं हम इस जो बीच में जो गैप है ना, इसको हमें ब्रिज करना पड़ेगा। तो डब्ल्यूएचओ ये इसी चीज़ को यहाँ पे डिस्टिंग्विश करता है। तो बहुत सारे इन्होंने प्रायोरिटी लिस्ट की इस तरह से बता रखी है, जैसे कोविड-19 हो गया, ठीक है ना? मर्स हो गया, सार्स हो गया, निपा हो गया। उसी तरह से इसके अंदर अब इन्होंने डिज़ीज़ एक्स को भी ऐड कर दिया है कि हमें यहाँ पे इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। पहले से ही ना कुछ ऐसा कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ना अपनी कुछ वैक्सीन्स वगैरह बना के रखो। मतलब अगर पूरी तरह से नहीं बना सकते ना, हमें पता ही नहीं क्योंकि डिज़ीज़ किससे होगी। हम उनका कुछ कुछ सर्टेन लेवल तक बना सकते हैं। फिर अकॉर्डिंगली कल को अगर कोई डिज़ीज़ आती है, तो वैक्सीन की डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो सकती है। तो अगर हम आर-एन-डी कुछ अपना इस तरह से काम करें, कहीं न कहीं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इस चीज़ के अंदर करें, तो कल को कोई ऐसी डिज़ीज़ एक्स जो कि अपने आप में बहुत भयंकर होने वाली है, अगर ऐसी कोई होती भी है ना, हम उसको टैकल कर पाएँगे। गेटिंग इट? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये कोई एग्ज़ॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ यही कुछ प्रायोरिटी लिस्ट है, इसके अलावा भी हो सकती हैं, पर इनकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कहीं न कहीं नेक्स्ट जो एपिडेमिक होगा, वो इन डिसीज़ेज़ में से किसी में से हो सकता है।
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं सोशल बॉन्ड्स के बारे में। थोड़ा इसको मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। देखो, जब मैं बात करता हूँ ना सोशल बॉन्ड की, एक्चुअल में क्या होता है, बॉन्ड आप जानते हो, बॉन्ड क्या है, एक जरिया है पैसा रेज करने का। मान लो किसी को पैसा रेज करना होता है तो वो बॉन्ड के माध्यम से कर सकता है। अब पता क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सोशल बॉन्ड का मतलब सोशल इम्पैक्ट, ठीक है, कोई चीज सोशल इम्पैक्ट करे, लोगों की जिंदगी के अंदर कुछ बेहतर करे। तो होता क्या है ना, गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट किसी एक पार्टी को क्या कर देगा, एक कॉन्ट्रैक्ट दे देगा, ठीक है। अब ये जो पार्टी है ये क्या करेगी, ये कुछ सोशल इम्पैक्ट वाला प्रोजेक्ट करेगी। सर कैसा सोशल इम्पैक्ट वाला प्रोजेक्ट, देखो अलग अलग चीजें हो सकती हैं, जैसे आप एनर्जी के लिए काम कर सकते हो, ग्रीन एनर्जी के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए काम कर सकते हो, इस तरह की चीजें। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस थर्ड पार्टी को एक सोशल इम्पैक्ट वाला प्रोजेक्ट यहाँ पे बता दिया कि आपको ये चीज, ये काम करना है, आपको ग्रीन एनर्जी के लिए, बाकी और चीजों के लिए काम करना है, ठीक है। फिर ये थर्ड पार्टी क्या करेगी, अरे थर्ड पार्टी को ये प्रोजेक्ट रन करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट, ये जो थर्ड पार्टी है, ये लोगों से पैसा इकट्ठा करेगी बाय इशुइंग बॉन्ड्स। बॉन्ड के माध्यम से पैसा आ गया, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं, फिर इसका कुछ जो प्रोजेक्ट लगाया गया, इसका चेक किया जाएगा कि भैया आखिर इसका सोशल इम्पैक्ट क्या था। जो इन्होंने सोचा था कि हाँ हम ग्रीन एनर्जी के लिए इतना कंट्रीब्यूट करेंगे, या फिर कहीं ना कहीं हम फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये काम करेंगे, क्या वो चीज कर पाई या नहीं कर पाई। अगर तो आंसर यस था तो सरकार इसको कुछ पैसा दे देगी, और जिन लोगों ने यहाँ पे बॉन्ड के अंदर पैसा डाला था उनको कमाई हो जाएगी, उनको अच्छे खासे रिटर्न मिल जाएंगे। पर अगर मान लो ये चीज नहीं होती है, फिर क्या होगा, फिर सरकार इनको पैसा नहीं देगी, इस थर्ड पार्टी को, और जो इन्वेस्टर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया था उनको भी जो पैसा मिलेगा वो पूरा नहीं मिलेगा, उनमें से कुछ पैसा मिलेगा। गेटिंग द पॉइंट। तो ये होता है सोशल बॉन्ड का काम। तो सोशल बॉन्ड बहुत जरूरी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ना, आप एनजीओ की बात कर लो, या फिर इस तरह की चीजों, जो और ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो काम करना चाहती हैं सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने के अंदर, तो उनके लिए पैसा रेज करने का एक अच्छा तरीका यहाँ पे बन जाता है। तो अभी क्या हुआ है, जो नबार्ड है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसने यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे 1040 करोड़ के यहाँ पे अकॉर्डिंगली सोशल बॉन्ड्स यहाँ पे इशू किए हैं, ठीक है। ये 5 साल के टेन्योर के बॉन्ड्स होंगे। यहाँ पर आप मीनिंग समझ ही गए होंगे, ठीक है ना, फाइनेंस करने के लिए यूज किया जाता है। ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स है, फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अफोर्डेबल हाउसिंग, एसेंशियल सर्विसेज का एक्सेस मिले, एम्पावरमेंट हो, ये सारी चीजों के लिए यहाँ पे आप फंड्स इसके थ्रू रेज कर सकते हो। ग्रीन बिल्डिंग, एनर्जी स्टोरेज, इन सभी चीजों के लिए भी ये काम हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से नबार्ड, सॉरी, सोशल बॉन्ड वर्क करते हैं। नबार्ड की बात करें तो नबार्ड क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1981 के अंदर एक एक्ट लाया गया था, नबार्ड एक्ट, उसके अंतर्गत 1982 में इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया। नबार्ड का काम अब यही है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाम में ही है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो उन्हीं सभी चीजों के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज विलेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट, तो रूरल एरियाज के अंदर जो चीजें होती हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, कॉर्पस ट्रीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया है ना, इनकी जो प्लांटेशन थी उसको बैन कर दिया है। एक्चुअल में यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो, ये ना ऐसे ट्रीज हैं, ये देखने में बढ़िया लगते हैं, पर एक्चुअल में इनका काम कुछ नहीं है, बल्कि उल्टा ना नेगेटिवली ही हमारे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। कुछ लोग सोचेंगे सर कोनोकार्पस को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो कोनोकार्पस को कोनोकार्पस ही बोलते हैं। कई बार इनको बटन वुड बोल दिया जाता है, बटन वुड हो गया, बटन मैनग्रोव हो गया, उस नाम से भी जाना जाता है, जनरली कोनोकार्पस के नाम से ही जानते हैं। तो होता क्या है ना, ये हमारे जो मतलब लोकल नहीं है, ये जो टाइप ऑफ ट्रीज है ना, ये लोकल नहीं है, ये किसी दूसरी कंट्री के और कल्चर के, इसलिए एक्सोटिक है ये, ठीक है। मैनग्रोव स्पीशीज हैं, तो वहाँ पे प्लांट किए जाते हैं गुजरात के अंदर, हमें देखा जाता है एवरग्रीन है, काफी तेजी से ग्रो करते हैं और देखने में बहुत बढ़िया है। पर देखने में, बस देखने में बढ़िया है, जो कहते हैं ना कि एक चीजें बाहर से देखने में बहुत बढ़िया होती हैं पर उनका फायदा कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर भी सेम ही चीज है कि बस देखने में बढ़िया है, पर एक्चुअल में ना प्लांट्स की, ना बाकी बर्ड्स के लिए, किसी की चीज के लिए भी, ना लोगों के लिए हेल्पफुल है, और उल्टा इनका नुकसान ही है, इसीलिए इनको बंद किया जा रहा है। तो देखो आप नोटिस करोगे तो होता क्या है ना, यहाँ पे इनके सर्दियों के अंदर इनकी फ्लावरिंग हो जाती है, और उस टाइम के ऊपर जो पोलन होते हैं, जो पराग होते हैं बेसिकली, उसकी वजह से एलर्जीज वगैरह फैल जाती हैं। कभी कोल्ड हो गया, कफ हो गया, अस्थमा हो गया, एलर्जी हो गया। काफी सारे जो साइंटिस्ट है वो तो इसको कैंसर के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, कि काफी सारे, अगर लंबे प्रोलॉन्ग टाइम तक ऊपर ना आप कोनोकार्पस ट्रीज के साथ लिंक में हो तो आपको कैंसर वगैरह भी हो सकता है। उसी तरह से बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हैम्पर करता है, कि इसकी जो जड़ें हैं वो नीचे तक जाती हैं, एंड उस वजह से वहां पर क्या होता है, टेलीकम्युनिकेशन लाइंस को, ड्रेनेज लाइन, फ्रेश वाटर सिस्टम, इनको भी इम्पैक्ट कर देती हैं, इनको तोड़ देती हैं नीचे जाके। तो ये सब नेगेटिव चीजें हैं, इन्वायरमेंट के ऊपर भी इनका नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो इसलिए इनको हटाया जा रहा है, ठीक है ना। इनके इसलिए इसकी प्लांटेशन बैन कर दी गई है, चाहे फॉरेस्ट एरिया हो चाहे नॉन फॉरेस्ट एरिया हो, इसके एडवर्स इम्पैक्ट्स की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, बिल्कुल छोटी सी न्यूज है, दैट इज
यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। देखो दरअसल में आज क्या है, सितंबर 29, और हर साल सितंबर 29 को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे इस बार का जो थीम है ना वो यही है, जो ये लिखा है ना, यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। तो इस बार का जो थीम है वो यही है। एक्चुअल में क्या होता है ना, देखो आज के टाइम के ऊपर अगर आप नोटिस करोगे तो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, बेसिकली जो हार्ट के साथ लिंक डिजीजेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली ना डेटा भी दे रखा था, ठीक है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि हर साल हार्ट रिलेटेड डिजीज की वजह से ना 1,86,00,000, आप नोटिस कर पा रहे हो, 18.6 मिलियन डेथ्स इस वजह से होती है। तो दुनिया में सबसे बड़ा कोई ना कोई किलर है ना, कोई डिजीज है, तो दरअसल में कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज ही है। ऐसा यहाँ पर जो WHF वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन है, जिनेवा बेस्ड एनजीओ जो कि इस डायरेक्शन में काम करती है, उसने ऐसा बताया है। अब देखो आज के टाइम के ऊपर ना आप नोटिस करोगे, मैं तो आजकल देखता भी हूँ कि 25 साल 30 साल इतने कम उम्र के बच्चों को भी, या यंग जो लोग होते हैं उनको भी आजकल हार्ट अटैक बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। और आप नोटिस करोगे तो सितंबर 29 उसी चीज के रिगार्डिंग अवेयरनेस जनरेट करने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप छोटी छोटी चीजें करो ना तो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक या बाकी इस तरह के इश्यूज को आप टैकल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर जो हार्ट रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो हमारे बिहेवियर की वजह से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप टबैको का यूज करते हो, आप बैठे रहते हो पूरा दिन, फिजिकल इनएक्टिविटी, आजकल देखो बहुत ये चीज कॉर्पोरेट कल्चर चल रहा है, तो सुबह से लेकर रात तक लैपटॉप्स पे काम होता है, तो बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं पाती है, तो वो भी एक कारण बनता है। मोटापा, ओबेसिटी हो गया। और अगर आप अल्कोहल का जरूरत से ज्यादा यूज करोगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपके हार्ट के लिए काफी खराब चीज है। तो ऐसे टाइम के ऊपर प्रॉपर असिस्टेंस हो गया, प्रॉपर काउंसलिंग हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे हेल्प कर सकती हैं। तो आई होप आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज और जो लिंक टॉपिक्स थे उनको यहाँ पे समझ गए होंगे। और सितंबर 29 का भी आप ध्यान में रखिएगा, थीम क्या है, यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। तो ये थे कुछ टॉपिक्स, कल मैंने आपके साथ आफ्टर डिस्कस किया था, तो इसका भी मुझे आप आंसर बताना, और बाकी ट्रू और फॉल्स का भी मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे। एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो है विद रिगार्ड्स टू गवर्नर, ठीक है, मनी बिल वगैरह से लिंक्ड है और बाकी बिल्स के साथ, तो इसका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, थोड़े दिन पहले हमने वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स, मतलब वर्ल्ड फूड प्राइस डिस्कस किया था, तो एक्चुअल में थोड़ा डिस्कस करना, ठीक है, MS स्वामीनाथन जी का भी जिक्र है यहाँ पे, तो इसको भी हम कल अकॉर्डिंगली डिस्कस कर लेंगे। जो कल मैंने आपको होमवर्क दिए थे, क्विकली एक बार उनका आंसर बता देता हूँ। पहला था जैसे यूएन जनरल असेंबली, तो क्या यहाँ पे 193 मेंबर स्टेट्स हैं, उनकी इक्वल वोटिंग होती है, बिल्कुल करेक्ट ये बात है। लिथियम की बात करें तो लिथियम हम जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है, लिथियम ट्रायंगल भी हमने डिस्कस किया था, और इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, बैटरीज के लिए यूज किया जाता है। ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ठीक है, क्या ये यूएस लेड इनिशिएटिव है? बिल्कुल गलत है, ये चाइना लेड इनिशिएटिव है, जो कि कहीं ना जो यूएस का रोल आ रहा है एशिया के अंदर उसको डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहा है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। NEP की बात कर लेते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो यहाँ बात करी जा रही है कि इससे जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है हायर एजुकेशन के अंदर, ध्यान से पढ़ा करो, क्या हायर एजुकेशन के अंदर ही बात कर रहा था ये? बिल्कुल ठीक बात है, हायर एजुकेशन के अंदर हम चाहते हैं ना 50% तक की ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो GER हो जाए, तो इस वजह से इसको यहाँ पे इसका एक टारगेट है, ये बात करेक्ट है। दूसरा कह रहा है NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये भी हमने डिस्कशन किया है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कल्चर कैसे हम यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं हायर एजुकेशन के अंदर, तो वो भी यहाँ पे इसकी एक पॉलिसी के अंतर्गत आता है। तीसरा बात कह रहा है जो परख, परख क्या है, नेशनल असेसमेंट सेंटर, उसको भी यहाँ पे क्रिएट किया गया है। दरअसल में ना परख यही चीज है कि आपकी जो परफॉर्मेंस असेसमेंट होती है, ठीक है, आपका रिव्यू हो गया, और कहीं ना कहीं नॉलेज का एनालिसिस, ताकि होलिस्टिक डेवलपमेंट करी जा पाए, यही तो परख है, ठीक है ना। तो असेसमेंट के लिए ये चीज हेल्प करता है, तो ये भी अपने आप में यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, जैसे हमने ना मीम के बारे में पढ़ा था, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस के बारे में पढ़ा था हायर एजुकेशन के अंदर, हमने वोकेशनल एजुकेशन के बारे में स्टडी किया था, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ इसने पूछा था कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो तीनों की तीनों यहाँ पे हमें करेक्ट देखने को मिल जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि साउथ चाइना सी के साथ कौन कौन बॉर्डर टच करता है, तो ये कुछ ऑप्शन थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, साउथ चाइना सी हमने बहुत बार डिस्कस भी किया हुआ है, स्कार्बरा शोल हो गया, पारासल हो गया, स्पार्टली आइलैंड्स, ये हमने पढ़े भी थे। तो यहाँ पर एक्चुअल में सारी कंट्रीज यहाँ पे इसके साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको आज के लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली एस ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की PDF को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।